तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान के इस संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण सत्र में। तो साथियों, अब हम लोगों को रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 7 के अंतर्गत हेडिंग नंबर 2 का अध्ययन करना है। तो हेडिंग नंबर 2 के अंतर्गत आ रहा है संस्कृत बनाओ। तो संस्कृत बनाओ में इस शीर्षक में 4 उपशीर्षक आ रहे हैं, क ख ग घ करके। तो इन उपशीर्षकों में पहले क और ख को पढ़ेंगे, इसके पश्चात ग और घ का अध्ययन करेंगे। तो इनमें कुछ नहीं करना है, बस हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, इनको संस्कृत में अनुवाद करना है। आप लोग वीडियोज को पूरा देखा करें। और मैं बार बार कह रही हूँ कि रचना अनुवाद कौमुदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 1 से लेकर, तो सारे अभ्यासों को आप लोग एक नोट्स बनाएं और उनमें नोट करें। जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को भी करें, ताकि संस्कृत में अच्छी गति हो जाए, आप लोगों की पकड़ हो जाए अच्छी। इसके लिए अभ्यास करना बेहद ही आवश्यक है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। जितनी भी संस्कृत संबंधी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब की दृष्टि से यह पुस्तक बेहद ही उपयोगी है। अभी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो वैकेंसी आई है टीजीटी पीजीटी संस्कृत की, उसमें भी यह पुस्तक बेहद ही उपयोगी है। ये अभ्यास बेहद ही उपयोगी हैं। हरियाणा टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसीज आ गई हैं, फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो उनकी दृष्टि से भी, उन परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से भी यह पुस्तक बेहद ही उपयोगी है। इसके सारे अभ्यास बेहद ही उपयोगी हैं। जितना अभ्यास आप करोगे उतनी ही प्रवीणता आपको इस भाषा में आएगी और आप एग्ज़ाम में सबसे अच्छा कर पाओगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यास करें नियमित रूप से। जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपर करें। और कुछ समस्या आ रही है तो मैं यही कहूँगी, संवाद भी स्थापित करें। संवाद करने के लिए उदयाचलम टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें। चैनल के नीचे ही लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ कुछ मान लीजिए दिक्कत हो रही है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार संवाद भी हो जाएगा और हमें भी पता चलेगा कि आप लोग कैसे तैयार कर रहे हैं और तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है। और आप लोगों की दृष्टि में जो संस्कृत के प्रति अनुराग रखते हैं और संस्कृत पढ़ने की जिज्ञासु हैं, उनके पास वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। वीडियोज़ को पूरा देखा करें, अच्छा लगे तो लाइक भी किया करें। लाइक करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा करने का। तो आइए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो शीर्षक है 2, इसमें आ रहा है संस्कृत बनाओ। तो पहले क और ख का संस्कृत बनाएंगे, इसके पश्चात ग और घ के वाक्यों का संस्कृत बनाएंगे। तो इस सब शीर्षक जो क है, क में जितने भी कर्ता आ रहे हैं वो सब अन्य पुरुष में है, एक वचन में है। देखने से ही पता चल रहा है कि सारे कर्ता जो हैं अन्य पुरुष में है और एक वचन में ही हैं। और इनमें जो लकार आ रहा है या फिर जो क्रिया प्रयोग हो रही है वह लृट लकार में ही है। लकार भविष्यत काल में ही आ रहा है। और ख वाले शीर्षक के अंतर्गत देखिए, सारे जो कर्ता हैं वो सब मध्यम पुरुष एक वचन में है। इसी प्रकार ग वाले शीर्षक के अंतर्गत सारे जो कर्ता आ रहे हैं वो उत्तम पुरुष एक वचन में है। और सब हेडिंग घ के अंतर्गत द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग दिखाया जा रहा है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस पुस्तक में व्याकरण के नियमों को सिखाया जा रहा है हम लोगों को। यही इस पुस्तक की विशेषता है। पहले एक अन्य पुरुष एक वचन का अभ्यास करा दिया गया, फिर मध्यम पुरुष एक वचन का, फिर उत्तम पुरुष एक वचन का, फिर द्विकर्मक धातुएं। इसी प्रकार अब अभ्यास 4 के अंतर्गत है, इसी अभ्यास 7 की का जो चौथे नंबर का शीर्षक है, हेडिंग है, उसमें इन्हीं सारे वाक्यों को, अभी ये अन्य पुरुष एक वचन में है, इसी को फिर उस शीर्षक में अन्य पुरुष बहुवचन में जाके इसको ले जाके करवाया जा रहा है। फिर यहाँ जैसे ये मध्यम पुरुष एक वचन में है, फिर इसको भी मध्यम पुरुष बहुवचन में पलटकर अभ्यास करवाया जा रहा है। और उत्तम पुरुष एक वचन के जो वाक्य ग नंबर के अंतर्गत हैं उनको भी उत्तम पुरुष बहुवचन में पलटकर करवाया जा रहा है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि नोट्स बनाइए प्रॉपर और अभ्यास करिए ताकि संस्कृत अच्छी हो। आइए अब पढ़ लेते हैं क नंबर के शीर्षक को। तो यहाँ पे वाक्य है वह लिखेगा। तो वह के लिए क्या करेंगे, वह से स्पष्ट है कि कर्ता जो है अन्य पुरुष में है, एक वचन में है। तो वह के लिए संस्कृत में सह आता है, कहेंगे सह। अब लिखेगा तो लिख धातु का जब धातु रूप चलाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में लृट लकार में, तो बनेगा लेखिष्यति, सह लेखिष्यति।
वह पढ़ेगा तो कहेंगे सह पठिष्यति। अब करता है अन्य पुरुष एक वचन में है तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वो अन्य पुरुष एक वचन में ही आएगी। लकार सबका एक ही रहेगा, लिट लकार भविष्यत काल। सह पठिष्यति। अब वो वह हंसेगा तो कहेंगे सह हसिष्यति। बेहद ही सरल सरल शब्दों के माध्यम से व्याकरण के नियम सिखाए जा रहे हैं। अब वह ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए जो अव्यय आया करता है वह है ऊपर ही, नीचे के लिए जो अव्यय आया करता है वह है अधः। तो ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे आएगा, वह ऊपर जाएगा सह ऊपरी गमिष्यति। वह नीचे आएगा सह अधः आगमिष्यति। ये हो गया। रमेश रक्षा करेगा तो कहेंगे रमेशः रक्षाम। रक्षा ये वाक्य में कर्म बन रहा है, तो जैसे आकारांत स्त्रीलिंग में रमा का रूप चलता है द्वितीय वचन में, वैसे ही इसका रूप चलेगा। रमेशः रक्षाम करिष्यति। देवेंद्र बोलेगा तो कहेंगे देवेंद्रः वदिष्यति। बोलने के लिए वद धातु आती है। वह पकाएगा तो कहेंगे सह। अब पच धातु का जब लिट लकार में धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा पक्षति। अन्य पुरुष एक वचन में पच धातु का धातु रूप बनेगा पक्षति। सह पक्षति। वह तू गिरेगा। अब यहाँ से कर्ता मध्यम पुरुष या फिर शीर्षक ख प्रारंभ होता है तो कहेंगे तू गिरेगा त्वम पतिष्यसि। पत धातु का धातु रूप मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा पतिष्यसि। तू नमस्कार करेगा तो कहेंगे त्वम नंस्यसि। नम धातु का धातु रूप लिट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में इस प्रकार बनेगा त्वम नंस्यसि। तू देखेगा तो कहेंगे त्वम द्रक्ष्यसि। दृश्य धातु का धातु रूप लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में इस प्रकार बनेगा त्वम द्रक्ष्यसि। तू बैठेगा तो कहेंगे त्वम सत्स्यसि। यहाँ सद धातु भी आएगी और स्था धातु भी आ सकती है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान होता है। सद का अभिप्राय भी बैठना ही है और स्था का अभिप्राय भी बैठना ही है। तो त्वम सत्स्यसि, और जब स्था धातु ले आएंगे तो बनेगा स्थास्यसि। तू जल पिएगा तो कहेंगे त्वम जलम पास्यसि। तू फूल सूंघेगा तो कहेंगे त्वम पुष्पम। पुष्पम इस वाक्य में कर्म है, जैसे जलम वाक्य में कर्म है। त्वम पुष्पम घ्रास्यसि। सूंघने के लिए घ्रा धातु आती है। त्वम पुष्पम घ्रास्यसि। तू ईश्वर को स्मरण करेगा तो कहेंगे त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि। तू राज्य जीतेगा तो कहेंगे त्वम राज्यम जेष्यसि। जी धातु का धातु रूप मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा जेष्यसि। त्वम राज्यम जेष्यसि। जेष्यसि। ये हो गया अनुवाद सब शीर्षक, दूसरे का सब शीर्षक क और ख का। अब इसके पश्चात सब शीर्षक या उप हेडिंग जो है ग और घ का अध्ययन करेंगे। अब सब हेडिंग ग के अंतर्गत जो 17 नंबर का वाक्य है ये है मैं धन नहीं चुराऊंगा। तो यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो इसके लिए कहेंगे अहम। अब धन है तो धन इस वाक्य में कर्म बनेगा तो कहेंगे अहम धनम। नहीं के लिए न रखेंगे न। अब यहाँ पे मुष धातु आ रही। मुष धातु का अभिप्राय है चुराना, तो मुष धातु का धातु रूप चलाएंगे लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा मोशिष्यामि। अहम धनम न मोशिष्यामि। मोशिष्यामि,
अब यहाँ पे चिंत धातु आ रही है। चिंत धातु का धातु रूप लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में चलाएंगे तो बनेगा चिंतयिष्यामि। अहम चिंतयिष्यामि। अब मैं कथा कहूँगा तो मैं के लिए अहम करेंगे, लिखेंगे यहाँ। कथा इस वाक्य में कर्म बन रहा है और आकारांत स्त्रीलिंग में है, तो द्वितीय एक वचन में इसका रूप बनेगा अहम कथाम। अब कहने के लिए कथ धातु आती है। कथ धातु का धातु रूप चलाएंगे लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में तो बनेगा कथयिष्यामि। अहम कथाम कथयिष्यामि। मैं खाना खाऊंगा तो कहें अहम। खाना इस वाक्य में कर्म बन रहा है तो कहेंगे भोजनम। अहम भोजनम। अब खाने के लिए भक्ष धातु आती है। भक्ष धातु का धातु रूप उत्तम पुरुष एक वचन में चलाएंगे लिट लकार में तो बनेगा भक्षयिष्यामि। अहम भोजनम भक्षयिष्यामि। अब 21 नंबर का वाक्य है मैं धन चाहूँगा तो कहेंगे अहम। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है और धन इस वाक्य में कर्म बनेगा तो कहेंगे अहम धनम। अब चाहने के लिए इश धातु आती है तो इश धातु का धातु रूप उत्तम पुरुष लिट लकार एक वचन में चलाएंगे तो बनेगा एशिष्यामि। अहम धनम एशिष्यामि। अब मैं फूल छूँगा तो यहाँ इस वाक्य में फूल कर्म बनेगा तो कहेंगे अहम पुष्पम। अब स्पृश धातु आती है छूने के लिए तो स्पृश धातु का धातु रूप उत्तम पुरुष एक वचन में लिट लकार में चलाएंगे तो बनेगा अहम पुष्पम स्पर्क्ष्यामि। स्पर्क्ष्यामि। अहम पुष्पम स्प्रक्ष्यामि। स्प्रक्ष्यामि। अहम पुष्पम स्प्रक्ष्यामि। अब मैं प्रश्न पूछूंगा तो कहेंगे अहम। प्रश्न कर्म बनेगा इस वाक्य में तो अहम प्रश्नम। अब प्रक्ष धातु का धातु रूप चलाएंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन में लिट लकार में बनेगा प्रक्ष्यामि। अहम प्रश्नम प्रक्ष्यामि। मैं यहाँ रहूँगा तो मैं के लिए अहम कहेंगे अहम। अब यहाँ यह अव्यय है तो इसके लिए कहेंगे इतः। मैं यहाँ रहूँगा तो यहाँ के लिए अत्र कहेंगे अहम अत्र। अब रहने के लिए सद धातु आती है और स्था धातु भी आती है तो सद धातु का धातु रूप उत्तम पुरुष एक वचन में चलाएंगे लिट लकार में तो बनेगा सत्स्यामि। अहम अत्र सत्स्यामि। मैं यहाँ रहूँगा। तो ये हेडिंग नंबर ग हो गई। अब घ नंबर की हेडिंग के अंतर्गत 25 नंबर का वाक्य है वह राजा से भूमि मांगता है। अब यहाँ पर 25 से लेकर 30 तक जितने वाक्य आ रहे हैं ये द्विकर्मक धातुओं में आ रहे हैं जो यहाँ दी गई हैं। याच दंड रूह ब्रू शास इत्यादि जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके संबंध में वाक्य बन रहे हैं। तो वह राजा से भूमि मांगता है तो राजा से यहाँ अपादान की अविवक्षा की जा रही है और उस अपादान के स्थान पर अकथितम च सूत्र से इस वाक्य की कर्म संज्ञा की जाएगी। कर्म संज्ञा करके फिर कर्मठ द्वितीया आके इसमें द्वितीया का विधान कर देगा तो कहेंगे सह। अब राजा का शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा राजा राजानो राजानः राजानम। राजानम द्वितीया एक वचन बनेगा राजानम। सह राजानम
अब भूमि, भूमि का द्वितीयांत रूप बनेगा, द्वितीय एकवचन में रूप बनेगा भूमिम। सह राजानम भूमिम, यहाँ राजानम में वस्तुतः अपादान होना चाहिए, किंतु वक्ता इसको अपादान के रूप में नहीं कहना चाहता है, इसलिए कथितम च सूत्र ने आकर इसकी कर्म संज्ञा कर दी और कर्मण द्वितीय ने आकर इसमें द्वितीय का विधान कर दिया, इसलिए ये द्वितीय हो गया और ये वाक्य में गौण कर्म हो गया। वो शब्द है भूमिम। भूमि द्वितीय एक वचन के रूप में यहाँ पर मुख्य कर्म के रूप में विद्यमान है, तो भूमि मुख्य कर्म हो गया, राजानम गौण कर्म हो गया, सहकर्ता हो गया। अब वह राजा से भूमि मांगता है, सह राजानम भूमिम। अब याच धातु का धातु रूप चलाएंगे तो बनेंगे याचते, सह राजानम भूमिम याचते। लट लकार में ही है, पुस्तक में भी लट लकार ही दिया जा रहा है। वह चावलों से भात पकाएगा, तो यहाँ चावलों से ये तृतीया बहुवचन में वाक्य आ रहा है वस्तुतः, किंतु वक्ता इसकी अविवक्षा कर देगा, तृतीया या फिर करण की अविवक्षा कर देगा और अकथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा कर देगा, फिर कर्म द्वितीया से इसमें द्वितीया का विधान कर देगा। तो ये बनेगा जैसे अभी ये तृतीया बहुवचन में बन रहा है, तो फिर वक्ता जब इस में करण की अविवक्षा कर देगा तो ये बन जाएगा तंडुलान। द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन से ये पलटकर द्वितीय बहुवचन में आ जाएगा, तब कहेंगे सह तंडुलान। अब भात के लिए कहेंगे ओदनम, सह तंडुलान ओदनम। अब पकाने के लिए पच धातु आती है, तो कहेंगे पक्षति, सह तंडुलान ओदनम पक्षति। पच धातु का धातु रूप चलाएंगे लृट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में, तो बनेगा पक्षति। अब इसके पश्चात 27 नंबर का वाक्य है, वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो कहेंगे सह। यहाँ भी करण की अविवक्षा की जाएगी, वस्तुतः यहाँ पर तृतीय एक वचन आ रहा है, किंतु वक्ता इसको तृतीय एक वचन में या फिर करण के रूप में नहीं कहना चाहता है, तो क्या करेगा, तब वो अकथितम च सूत्र से इसकी पहले कर्म संज्ञा करेगा, फिर कर्म द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर देगा और ये वाक्य बन जाएगा सह पुत्रम। पुत्रेण से पलट कर ये पुत्रम हो जाएगा, तृतीय एक वचन से पलटकर द्वितीय एक वचन में हो जाएगा, तो ये रूप बनेगा सह पुत्रम। अब इस स्थल पे यहाँ पे करण की अविवक्षा हो गई है, इसलिए पुत्र इस वाक्य में गौण कर्म हो जाएगा और प्रश्नम इस वाक्य में प्रधान कर्म हो जाएगा। सह पुत्रम प्रश्नम प्रक्ष्यति। पृक्ष धातु का धातु रूप चलाएंगे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो बनेगा प्रक्षति। ऐसे यहाँ भी सह तंडुलान, तो तंडुलान इस वाक्य में वस्तुतः तृतीया बहुवचन होना चाहिए था या फिर करण होना चाहिए, तो करण की अविवक्षा कर दी गई, तो यह गौण कर्म हो गया वाक्य में और ओदनम इस वाक्य में प्रधान कर्म हो गया। यहाँ राजानम गौण कर्म है, भूमि प्रधान कर्म है। सह पुत्रम प्रश्नम प्रक्षति। अब इसके पश्चात वह शिष्य को सत्य बताएगा, तो कहेंगे सह शिष्य को। तो शिष्य को ये वाक्य वस्तुतः संप्रदान में हो रहा है, चतुर्थी एक वचन में इसको आना चाहिए, किंतु वक्ता इसको चतुर्थी एक वचन या फिर संप्रदान के रूप में नहीं ले आना चाहता है वाक्य में। तब क्या करेगा, वो अकथितम च सूत्र ले आकर पहले इसकी कर्म संज्ञा करेगा, फिर कर्मण द्वितीय सूत्र को ले आकर इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर देगा, तब यह वाक्य में विद्यमान रहेगा गौण कर्म के रूप में, यह गौण कर्म हो जाएगा और यह सत्य जो है ये मुख्य कर्म हो जाएगा वाक्य में, और वाक्य बनेगा सह शिष्यम सत्यम, सह शिष्यम सत्यम। अब बताएगा, बताएगा वद धातु आएगी, वद धातु का धातु रूप चलाएंगे लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो बनेगा वदिष्यति। सह शिष्यम सत्यम वदिष्यति। रमेश दुर्जन से 100 रुपये जीतेगा, तो यहाँ पर दुर्जन से वस्तुतः अपादान कारक है, किंतु वक्ता इसको अपादान कारक के रूप में नहीं कहना चाहता है, तब क्या करेगा, तो वो जाके कर्म के पास जाकर कथितम च सूत्र के पास जाकर उसको ले आएगा और इसकी पहले कर्म संज्ञा कर देगा, फिर कर्मण द्वितीय सूत्र ले आकर इसमें द्वितीय का विधान कर देगा और ये वाक्य में
गौण कर्म के रूप में आ जाएगा। और शतम, ये 100 रुपये, यह वाक्य में प्रधान कर्म के रूप में द्वितीय एकवचन के रूप में आएगा। दोनों ही द्वितीयांत हो जाएंगे, किंतु यह गौण कर्म हो जाएगा और यह वाक्य में प्रधान कर्म हो जाएगा। तो रमेशः दुर्जनम शतम, शतम कह दिया तो 100 रुपये हो गया। रमेशः दुर्जनम शतम। अब जी धातु का धातु रूप चलाएंगे। लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तो बनेगा जेष्यति। रमेशः शतम जेष्यति। अब 30 नंबर का वाक्य, दिनेश नगर में बकरी को ले जाएगा। तो बकरी को ले जाएगा, ले जाने के अर्थ में ये 4 धातुएं आ रही हैं, इनका धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चलाकर यहाँ रखना है। तो दिनेश क्या है, कर्ता अन्य पुरुष एक वचन में है, इसलिए ये सारी धातुएं भी अन्य पुरुष एक वचन में ही आएंगी और सबका लकार जो रहेगा वो लृट रहेगा। तो पहले कहेंगे, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ नगरम, नगर में, तो नगर में वस्तुतः आधार है या फिर सप्तमी एक वचन में है, किंतु वक्ता इसको अधिकरण के रूप में नहीं कहना चाहता है वाक्य में। तब क्या करेगा, तो वो अकथितम च सूत्र को ले आकर पहले इसकी कर्म संज्ञा कर देगा, फिर कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया का विधान कर देगा और फिर द्वितीया का विधान अपनी इच्छा से करेगा, इसलिए ये वाक्य में गौण कर्म हो जाएगा और बकरी यह वाक्य में प्रधान कर्म हो जाएगी। तो बनाएंगे, या फिर यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, दिनेशः नगरम अजाम नेष्यति हरिष्यति हरिष्यति, फिर कहेंगे कर्क्ष्यति, कर्क्ष्यति, फिर वक्ष्यति, वक्ष्यति वा। इस प्रकार यहाँ पे सीधी सीधी आ गया, यहाँ पे तोड़ के लिए आना पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये वाक्य बन गया, दिनेशः नगरम अजाम नेष्यति हरिष्यति कर्क्ष्यति वक्ष्यति वा। इस प्रकार हो गया। अब इसके पश्चात हेडिंग नंबर 3 आ रही है। इसमें कहा जा रहा है अशुद्ध अशुद्ध वाक्य दिए जा रहे हैं, उनको शुद्ध करके उनके नियम पर भी चर्चा करनी है। अब हेडिंग नंबर 3 के अंतर्गत अशुद्ध वाक्य आ रहे हैं, इनमें अशुद्धि के कारण पर चर्चा करते हुए इनको शुद्ध करके यहाँ लिखना है। तो पहला वाक्य है त्वम तिष्ठिष्यसि, यहाँ पे कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है और स्था धातु लृट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में आ रही है, तो इसका धातु रूप गलत लिखा गया है, यही अशुद्धि है। कहेंगे त्वम स्थास्यसि, त्वम स्थास्यसि। अब ये वाक्य शुद्ध है। दूसरे नंबर का वाक्य है नृपात वसुधाम याचते। यहाँ पे अशुद्धि का क्या कारण है, यहाँ याच धातु के योग में नृप में जो अपादान आ रहा है उसकी इच्छा कर दी गई है, इसलिए इसको द्वितीयांत होना चाहिए, यही अशुद्धि का कारण है। कहेंगे नृपम वसुधाम याचते। अब ये वाक्य शुद्ध है। नगरे अजाम नेशत, यहाँ पे अशुद्धि का क्या कारण है, नि धातु के योग में आधार की अविवक्षा की जाती है, तो यहाँ पे आधार की अविवक्षा न करके विवक्षा कर दी गई है, यही अशुद्धि का कारण है। जब आधार की अविवक्षा करेंगे तो अकथितम च सूत्र से इसकी पहले कर्म संज्ञा होगी, फिर कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया का विधान हो जाएगा और वाक्य बनेगा नगरम अजाम नेष्यति। अब ये वाक्य शुद्ध है। इसके पश्चात वाक्य नंबर 5 आ रहा है, तो इनको नेक्स्ट फाइल में पढ़ते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।